नमस्कार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं AR गौसी आपका पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। हमने आपको पिछले लेक्चर में जो पॉलिटी का है पार्ट 2, जिसके तहत आर्टिकल है 5 से लेकर के 11 तक, उसमें हमने सिटीजनशिप के बारे में बताया था। और उसमें हमने ये भी बताया था कि कौन से आर्टिकल में सिटीजनशिप नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या बातें हैं। तो उसी में एक पिछले दिनों आपने देखा होगा कि CA कानून को लेकर के, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 था, उसको लेकर के जो काफ़ी आंदोलन हुआ था और उसमें बहुत सारा बवाल भी हो गया था और कई सारे स्टेट के लोगों ने इनका विरोध किया और कुछ मुस्लिम लोगों ने भी इसका विरोध किया कि ये कानून नहीं आना चाहिए, इसमें क्या बातें हैं। कुछ लोग तो बढ़ चढ़ के बोल दिए ये बहुत ख़राब कानून है, काला कानून है और अच्छा कानून नहीं है। तो हम इसी सीरीज में हमने आपको पहले नागरिकता से संबंधित कानून के बारे में बता दिया। अब जो नया कानून आया है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको अपडेट कर देते हैं कि इस कानून में क्या है, आखिर लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिखा देते हैं जो कानून बनाने का प्रोविज़न है। हमने आपको पार्ट 2 पॉलिटी का पार्ट 2 जिसका सब्जेक्ट है सिटीजनशिप और जिसमें जो है ना रिलेटेड आर्टिकल जो है 5 से 11 तक है। इसमें हमने आपको पूरा बता दिया है 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में क्या क्या बात है। इसी में आर्टिकल 11 में क्या कहा गया उसको देखते हैं। आर्टिकल 11 में हम आपको बैकग्राउंड इसलिए थोड़ा सा दे रहे हैं ताकि आपको CA कानून अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो CA कानून क्या है और उसमें क्या बदलाव किया गया है। उसके लिए थोड़ा सा बस इसको आपको बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा कि ये पीछे पहले क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है। तो आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को संसद को पूरी पावर है, फुल पावर है सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बनाने की। जो भी लॉ होगा सिटीजनशिप से रिलेटेड, वो कानून बनाने की फुल पावर है पार्लियामेंट को। सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बनाने की संसद को आर्टिकल 11 में पूरी शक्ति दी गई है कि आप नागरिकता से संबंधित जो भी कानून है आप बना सकते हैं। इसी आर्टिकल 11 के तहत संसद ने 1955 में द सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया, जिसमें नागरिकता कैसे ली जाती है, नागरिकता कैसे किसी की समाप्त हो सकती है, नागरिकता अगर किसी दूसरे देश के लोग लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं, उनके बारे में द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में डिटेल से बताया गया है। पहले के भी प्रोविज़न में आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सब में भी बताया गया है, लेकिन संसद ने 1955 में जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 कानून है उनको ला करके जो है ना नागरिकता के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया है। इसी में नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है ना 5 तरीके बताए गए हैं कि आप नागरिकता कैसे ले सकते हैं। उसमें पहला तरीका नागरिकता लेने के 5 तरीके बताए गए हैं। उसी में एक तरीका क्या है वो देखते हैं। उसमें एक तरीका है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में नागरिकता लेने के 5 तरीके बताए गए हैं। उसमें एक तरीका है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण द्वारा नागरिकता कैसे ली जा सकती है। और ये नागरिकता उसके लिए है जो विदेशी हैं। विदेशी लोग कैसे नागरिकता लेंगे उनके बारे में इसमें प्रोविज़न बताया गया है विदेशी के लिए। तो इसमें क्या प्रोविज़न बताया गया है, इसमें एक प्रोविज़न तो ये है कि
वो लोग नागरिकता ले सकते हैं नेचुरलाइजेशन के द्वारा। जो हमारे देश में जिस तरह से नेचुरलाइजेशन के द्वारा अगर नागरिकता दी जा रही है, वैसी नागरिकता उसके देश में भी दी जानी चाहिए जो देश के लोग नागरिकता लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए इंग्लैंड के लोग अगर नागरिकता लेना चाहते हैं इंडिया की, तो इंग्लैंड में भी ये प्रोविज़न होना चाहिए कि सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, इंग्लैंड में भी भारत के लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए। तो सेम प्रोविज़न उसके देश में भी हो, सेम प्रोविज़न उसके देश में भी हो। सेम प्रोविजन उसके देश में भी हो, तभी जाकर के आपको सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के द्वारा फॉरेनर को, विदेशी लोग को नागरिकता मिलेगी। दूसरा प्रोविजन क्या है इसमें? दूसरा प्रोविजन है 11 साल आपको रहना पड़ेगा। 11 साल आपको रहना पड़ेगा इंडिया में, तभी जाकर के आपको नागरिकता इंडिया की नागरिकता मिलेगी। तीसरा इसमें प्रोविजन क्या है? तीसरा प्रोविजन है 8वीं अनुसूची। संविधान में 1 से लेकर के 12 तक अनुसूचियां दी गई हैं, जिनमें कई सारी बातें बताई गई हैं। उसमें 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है, बताया गया है कि संविधान में कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो 8वीं अनुसूची में भाषा, जो लैंग्वेज है हमारे संविधान में, जैसे हिंदी, उर्दू, मलयालम, बंगाली, तेलुगु, मराठी, ये सब 8वीं अनुसूची में भाषा बताई गई है। तो इस 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें से कोई एक भाषा आनी चाहिए विदेशी को, तो नागरिकता मिल जाएगी। और भी कई सारी बातें हैं, ऑर्डर में और भी कई सारी बातें बताई गई हैं। तो ये तो प्रोविजन है द सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, कि उसमें क्या क्या बात बताई गई है। अब हम देखते हैं कि ये जो सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, ये क्या है? ये जो है ना, इसी एक्ट को, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है, इसी को अमेंडमेंट करके लाया गया था। तो इसी एक्ट को अमेंडमेंट करके द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया। इसी कानून को संशोधन करके द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 था, इन्हीं को संशोधन करके द सिटीजनशिप एक्ट 2019, जिसको आप CAA भी बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, या आप इसको CAB भी बोलते हैं, सिटीजनशिप बिल। जब कोई कानून नहीं बना होता है तब उसको हम बिल कहते हैं, जब वो कानून बन जाता है तो फिर हम उसको एक्ट कहते हैं। तो ये सिटीजनशिप एक्ट 2019 आया। इसमें क्या बातें कही गई? इसमें कहा गया, इस बिल में कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 तक जो भी लोग, इस कानून में क्या बातें कही कि 31 दिसंबर 2014 से पहले या 31 दिसंबर 2014 तक, 31 दिसंबर 2014 से पहले या 31 दिसंबर 2014 तक जो भी लोग कहां से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले या 2014 तक जो भी लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के भय मतलब डर से, धार्मिक उत्पीड़न के भय से, डर से भारत आए,
कौन लोग भारत आए धार्मिक उत्पीड़न के भय से या डर से? धार्मिक उत्पीड़न के भय से या डर से कौन लोग भारत आए? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। ये 6 लोग, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये 6 लोग जो धार्मिक भय से, इनको धार्मिक प्रताड़ना दिया होगा, धर्म के नाम पर अगर इनको परेशान किया गया है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, तो अगर इनको धर्म के नाम पर सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, धार्मिक उत्पीड़न उनके साथ किया जा रहा है, उनको धर्म के मानने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, तो ये लोग इनके भय से या डर से जो भी भारत आए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इनको जो है ना, ये जो 11 साल रहने की प्रोविजन था वो इसमें छूट दिया गया है। छूट क्या है कि इनको सिर्फ 5 साल रहना, 5 साल की छूट दी गई है। बस ये बात, ये प्रोविजन CAA द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2090 में था कि ये इनको सिर्फ 5 साल की छूट मिलेगी। जो आपको पहले से ही जो कानून था, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिसमें 11 साल रहना था, उसमें इनको छूट है इन 6 लोगों को कि अगर वो 31 दिसंबर 2014 का तक या उनसे पहले या 31 दिसंबर 2014 तक अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर, धार्मिक उत्पीड़न के भय से भारत आए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, उनको जो है ना 11 साल नहीं रहना, उनको अगर 5 साल ही रहेंगे तो आपको 5 साल की, मतलब 11 साल की जगह पे अगर 5 साल ही रहेंगे तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये प्रोविजन था सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। अब इसका असम के लोग और त्रिपुरा के लोग या कुछ मुस्लिम समुदाय ने विरोध क्यों किया, उनकी क्या वजह है, उनकी दिक्कत को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के बारे में देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जैसे असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम है और भी कई सारे स्टेट हैं। इन्होंने क्यों विरोध किया द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2090 का? इनका कहना है कि बांग्लादेश से बहुत सारे हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, पारसी लोग, सिख लोग आए हुए हैं, वो हमारी सभ्यता को, कल्चरल को, यहाँ की लोकल संस्कृति को और यहाँ के ज़मीन पर इन लोगों का ज़्यादा प्रेशर होगा। हमारे पास ज़मीन कम है, ऑलरेडी संसाधन कम है, रिसोर्स कम है, हमारे पास दबाव, हमारे पास ऑलरेडी इतना कम ज़मीन है, हम दूसरे को नहीं रखेंगे और ये इतनी सारी संख्या में आ रहा है। तो बहुत सारे हिंदू लोगों ने भी इनका विरोध किया, असम के, त्रिपुरा, मिजोरम के, जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, सभी ने विरोध किया कि ये कानून नहीं आना चाहिए, आप इनको 5 साल क्यों नागरिकता दे रहे हैं? ऐसे तो पता चला पूरा बांग्लादेश आकर के यहाँ पे असम में रह जाएगा और त्रिपुरा में रह जाएगा, फिर यहाँ की लोकल संस्कृति, सभ्यता ये सब खत्म हो जाएगी। तो इनके विरोध करने का, और भी कई सारे स्टेट है उनके विरोध करने की ये सब वजह थी कि हम नहीं आने देंगे, ये एक्ट को नहीं लाने देंगे। अब देखते हैं कि मुस्लिम इन एक्ट को क्यों ज़्यादा ही मुस्लिम सोसाइटी के लोग ने विरोध किया। मुस्लिम सोसाइटी के लोगों के विरोध करने का तर्क क्या है? उनका कहना है कि आप हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन को तो दे रहे हैं 5 साल की छूट, आप मुस्लिम को क्यों नहीं दे रहे हैं? मुस्लिम भी तो, मुस्लिम के साथ भी तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में परेशान किया जा रहा है। जैसे आप पाकिस्तान को ही लें, पाकिस्तान में शिया लोग हैं, शिया मुस्लिम हैं, इनके साथ आए दिन बमबारी होती है, इनके मस्जिद में बम फोड़ दिया जाता है, आए दिन मस्जिद में परेशान कर दिया जाता है। तो धार्मिक भय तो इनको भी बना रहता है, धार्मिक उत्पीड़न तो इनके साथ भी होता है। तो अगर आप धर्म के आधार पर ही लाना चाह रहे हैं तो मुस्लिम को भी लाइए। जो शिया हैं, कुछ अहमदिया हैं पाकिस्तान में,
और कुछ मुहाजिर हैं। मुहाजिर, आप एक शब्द इतिहास में सुने होंगे, मुहाजिर। मुहाजिर उन लोगों को कहा जाता है जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए हों उस समय में, जिस समय में उनको लगा था कि मुस्लिम देश बन गया है पाकिस्तान, अब हम मुसलमान देश में रहेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के लोकल लोग हैं, अभी भी इंडिया के जो लोग वहाँ से गए हुए हैं, इंडिया से जा करके पाकिस्तान में बस गए, उनको मुहाजिर कहते हैं। और बहुत सारी प्रताड़ना देते हैं इनको, और इनको बहुत सारे अधिकार भी वहाँ नहीं दे रखे हैं, और बहुत उत्पीड़न किया जाता है। समझिए कि इनको, इनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। तो ये भी तो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हैं, तो आप इनको भी दीजिए नागरिकता। ये सब इनका तर्क है कि पाकिस्तान में शिया के लोग, अहमदिया लोग और मुहाजिर मुस्लिम लोग, इन लोगों का भी धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है। तो इनके आधार पर भी दीजिए आप नागरिकता इनको। पाकिस्तान के से कुछ जो मुस्लिम लोग आए हैं उनको नागरिकता आप इस आधार पर दीजिए। और दूसरा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अभी भी आपने देखा ही होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, और तालिबान की सरकार पूरा एकदम प्रो इस्लामिक है और इस्लाम के नाम पे ही चलती है। और वहाँ जो लिबरल सोच वाले मुस्लिम लोग हैं उनको फिर बहुत उनके साथ बुरा किया जाता है, उनको बहुत सारे बैन लगा दिए जाते हैं। अब वो चाहते हैं हम खुल के आज़ादी के साथ रहें, लेकिन उनको आज़ादी नहीं मनाने दी जाती है। वहाँ भी उनके साथ धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है। वहाँ अफगानिस्तान में पठान समुदाय के लोग, पठान लोग बहुत ज़्यादा हैं, और उनके साथ भी ज़्यादा धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है। और वो तो हमारे देश की आज़ादी में वहाँ के लोग हमारा तो साथ भी दिए थे। आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा सीमांत गांधी के बारे में, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, जो देश की आज़ादी में, देश की लड़ाई में और अंग्रेज़ों को भगाने में कितना बड़ा योगदान दिया था। तो उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार के आने से कई सारे मुस्लिमों का धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, तो हमको भी उसमें शामिल कर लीजिए, 5 साल की हमको भी छूट दे दीजिए। और हमारे मुस्लिम भाई कईयों ने तो देश की आज़ादी में योगदान भी दिया है, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान है, और एक और नाम आप देख सकते हैं 1922-23 में अशफाकुल्ला खान को भी देख सकते हैं। जब काकोरी कांड हुआ था, तो ये एक पैठानी है जो काकोरी कांड में नौजवान थे और फांसी पे चढ़ गए थे, अशफाकुल्ला खान। तो अगर हमारे देश के कुछ मुसलमान उस भारत की आज़ादी में योगदान दिए हैं, तो फिर उसके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये तो उनका कहना है कि ये जो क्रिश्चियन है, इन्होंने कौन सा देश की आज़ादी में योगदान दिया, इन्होंने कौन सा देश को आज़ाद करवाया? आप उनको दे रहे हैं 5 साल की छूट और मुसलमान को नहीं दे रहे हैं। मुस्लिम में भी आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, जिनके साथ ऑलरेडी मुसलमान में ही तालिबान में भेदभाव हो रहा है, पाकिस्तान में भेदभाव हो रहा है। तो ये अफगानिस्तान में उनका ये तर्क है कि अफगानिस्तान के लोग को भी दिया जाना चाहिए नागरिकता। अब आते हैं, उनका एक ये भी तर्क है कि मुस्लिमों का, कि ये भारत का एक पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसको बर्मा भी कहते हैं। इसमें रोहिंग्या मुसलमान हैं, जिनका बौद्ध के साथ संघर्ष चलता रहता है। भारत का आप जब मैप देखेंगे यहाँ पे, तो ये नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे म्यांमार है, बर्मा है। और तो इसमें म्यांमार में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, रोहिंग्या मुसलमान को धार्मिक आधार पर उत्पीड़न दिया जा रहा है। तो आप रोहिंग्या मुसलमान को दीजिए। और इनकी तो रिपोर्ट है, इनका कहना है, यूएनओ में इनकी रिपोर्ट है, पूरा वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बैन भी लगा रखा बजाबता म्यांमार पे कि आप रोहिंग्या मुस्लिम के साथ आप कुछ ज़्यादती कर रहे हैं, इसको इतना आप नहीं करिएगा। और बहुत सारे लोग तो इंडिया में आकर के इंडिया के इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा भी बने हुए हैं। तो अगर आप उनको नागरिकता देंगे तो इनको भी नागरिकता दीजिए कि धर्म के आधार पर, अगर धार्मिक उत्पीड़न के भय के आधार पर नागरिकता देना चाहते हैं तो रोहिंग्या मुसलमान को भी दे दीजिए आप नागरिकता, जिनका ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो हिंदू, सिख, बौद्ध या जैन, पारसी, क्रिश्चियन का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उतना इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी रिपोर्ट भी नहीं है कि जिसका बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा हो, मतलब उनके साथ ज्यादती की जा रही हो, जितना म्यांमार में किया जा रहा है। इनका तो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे इनकी रिपोर्ट है और इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को पता है। तो इनका कहना है कि म्यांमार में जो रोहिंग्या के साथ हो रहा है, तो आप इनको भी नागरिकता दीजिए, रोहिंग्या को, ताकि इनका भी धार्मिक उत्पीड़न न हो। और तीसरा है कि इनका कहना है कि चीन में जो मुस्लिम है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। चीन के जो भी मुसलमान हैं वहाँ पे भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वहाँ भी बैन लगा रखा है कि वो जो चीन में जो भी मुस्लिम है
उइगर मुस्लिम, ये जो उइगर चीन में उइगर उइगर मुस्लिम है, उइगर मुस्लिम है, इनको भी जो है ना बहुत ज़्यादा धार्मिक उत्पीड़न किया जा रहा है। और चाइना में तो इन पे बहुत ज़्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है धर्म के आधार पे। चाइना तो एक कम्युनिस्ट देश है, वहाँ कोई धर्म को नहीं माना जाता है। तो उनका कहना है कि चीन में उइगर मुस्लिम को भी धार्मिक उत्पीड़न है, उनको उनके साथ भय किया जाता है। तो आप उनको भी नागरिकता दीजिए, 5 साल के छूट दे दीजिए, उनको भी दे दीजिए, आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये है इनका अपना तर्क। और दूसरा तर्क ये है कि हमने भी देश को आज़ाद करवाया, हमारी भी देश की लड़ाई में योगदान है, और अपना इतिहास है, हमारा भी इतिहास है, हम सब एक साथ मिलके लड़े हैं, अंग्रेज़ों से लड़े हैं। आप 1857 के विद्रोह में आप दे सकते हैं, मौलवी फैजाबाद के एक मौलवी थे, फैजाबाद के अहमदुल्ला, इनके बारे में तो अंग्रेज इनसे इतना परेशान थे कि आपको इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि ये मौलवी अहमदुल्ला से अंग्रेज इतना परेशान थे कि इन 1857 के विद्रोह में इन पे इतना भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया था, मतलब इनाम घोषित कर दिया गया था, इनको पकड़ के लाओ। अंग्रेजों के इन्होंने नाक में दम करके रख दिया था मौलवी अहमदुल्ला ने। और इस पे उस जमाने में 50,000 का इनाम रखा था कि जो भी इनको पकड़ के लाएगा उसको हम 50,000 का इनाम देंगे। आज के दौर में आप देख सकते हैं 50,000 कई करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। तो इन्होंने 1857 के विद्रोह में जो अंग्रेजों की धूल चटाई थी, अंग्रेजों को भगाने में, अंग्रेजों को परेशान करने में, या अंग्रेजों को इंडिया से निकालने में, ये इनका योगदान है। इनको आप भूल जा रहे हैं और आप बस ईसाई को नागरिकता दे रहे हैं और पारसी को नागरिकता दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम के साथ भेदभाव कर रहे हैं। इनका कहना है कि इंडियन नेशनल आर्मी है, उसमें सुभाष चंद्र बोस के साथ जो लाल किला का मुकदमा हुआ था, उसमें ढिल्लो, शहनवाज और गुरबख्श सिंह जो थे, उसमें एक तो शहनवाज जो खान था वो भी तो मुसलमान था। और हमने लाल किला में आज़ादी में और सुभाष चंद्र बोस की लड़ाई में हमने योगदान दिया है। और इतने बड़े पैमाने पर लाल किला का मुकदमा चला था 1945 में, जिसकी ट्रायल हुई थी। और भूला भाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू कई दिनों बाद वो काली कोट पहन करके लाल किला के मुकदमे में गए थे, जब 1945 में शहनवाज खान के साथ हुआ था। तो शहनवाज खान जो आईएनए का मुकदमा चला था, ट्रायल चला था लाल किला में। तो ऐसे बहुत सारे इतिहास हिस्ट्री में नाम है जो मुसलमानों ने इतिहास में नाम दिया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, और भी कई सारे नाम हैं, बेगम हजरत महल है, और भी कई सारे नाम हैं। इनका कहना है कि हमारा इतिहास में इतना बड़ा योगदान है, आप हमको नागरिकता के आधार पे, धर्म के धार्मिक उत्पीड़न के भय के आधार पे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को तो 5 साल की छूट दे रहे हैं, मुस्लिम को नहीं दे रहे हैं, आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। और दूसरा इनका कहना है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी चलें, आप संविधान के हिसाब से भी चलें, तो संविधान में प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें लिखा हुआ है पंथ निरपेक्षता, कि सरकार किसी के साथ भी धर्म के आधार पर, और सरकार किसी भी धर्म को न मानेगी, न धर्म के आधार पर किसी को प्रमोट करेगी। तो पंथ निरपेक्षता और सेकुलरिज्म की बात अगर प्रस्तावना में, संविधान में ही कह दी गई है कि भारत एक धार्मिक देश नहीं है, तो फिर आप धर्म के आधार पर लोगों को नागरिकता क्यों दे रहे हैं? अगर नागरिकता दे भी रहे हैं तो फिर मुसलमानों के साथ बायस्ड या भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ये इनका एक प्रश्न है कि आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। हमने इतिहास में इतने सारे हमारे नेता हुए हैं, हमने इतिहास में अंग्रेजों को भगाने में एक साथ योगदान दिया, आज हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये इनका एक फेवर था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। संविधान में तो भारत एक धार्मिक देश है भी नहीं, भारत एक सेकुलरिस्ट कंट्री है, जहाँ पे किसी भी धर्म और किसी भी जाति, सभी धर्म सभी जाति के लोग एक साथ रह सकते हैं, और गवर्नमेंट किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती है। तो फिर आप प्रमोट क्यों कर रहे हैं, और धर्म के आधार पर आप नागरिकता क्यों दे रहे हैं, धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर? तो ये सीए कानून का विरोध करने का मुस्लिमों का ये पक्ष है। और आपको हमने बताया और भी कई सारे जो भी स्टेट हैं उनमें जो विरोध हो रहा है, कई सारे हिंदू हैं और क्रिश्चियन हैं या सिख हैं, ये लोग जो दे रहे हैं, जो बाउंड्री एरिया है बांग्लादेश से रिलेटेड जो स्टेट है जैसे आसाम, उसमें इनके विरोध का कारण यह है कि हमारी लोकल कल्चर जो है उनको नष्ट हो जाएगा। ये लोग अगर ज़्यादा बड़े पैमाने पे आएंगे तो
हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति वो खत्म हो जाएगी। तो आपने समझा कि ये सीएए कानून था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहेंगे। अब कानून बन गया तो एक्ट कहेंगे, जब नहीं बना हुआ था तो ये बिल कहेंगे। और इसमें इनके विरोध का कारण यही था कि इनको 5 साल की जो छूट मिल रही है 11 साल के बदले में, उसमें मुसलमान को भी शामिल किया जाए। अगर आप क्रिश्चियन को शामिल कर रहे हैं, पारसी को शामिल कर रहे हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन तो ठीक है, अगर इतना तक चल भी जा सकता है, लेकिन आप क्रिश्चियन को किस बेस पे आप इंडिया की नागरिकता दे रहे हैं, जिन्होंने देश का कोई योगदान किया है, ना कोई देश को आज़ाद कराने में उनकी कोई भूमिका है। बाजाबता इंग्लैंड ने हमारे ऊपर इतना शासन किया है और इतना उत्पीड़न किया है और इतना सताया है हमको, और उसको आप नागरिकता देने में लिबरलिटी अपना रहे हैं और मुस्लिम को देने में लिबरलिटी नहीं अपना रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि हम इस कानून का विरोध करेंगे और यह हमारे भेदभाव के खिलाफ है। तो आप देख लिए, समझ लिए कि ये सिटीजनशिप एक्ट 2019 क्या था। तो हमने आपको पीछे जो आर्टिकल था उसमें समझाया था, तो उनसे रिलेटेड जो नया अपडेट था ये छूट गया था। तो हमने सोचा कि ये सीए कानून क्या है, इसके बारे में हम आपको बता दें, और क्या सही है क्या गलत है वो आप तय करेंगे, इंडिया की जनता तय करेगी, यहाँ की सरकार और यहाँ के लॉ, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगी। अगर सही नहीं है तो इनको भी बदला जा सकता है। सब यहाँ क्या है, किसके जनता के अकॉर्डिंग शासन चलाया जाता है और जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार गिराती है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता की भागीदारी से सरकार चलता है। तो अगर आपको लगता है ये कानून सही नहीं है तो आप इस कानून को आप संसद में, पार्लियामेंट में बदल भी सकते हैं, और अगर आपको लगता है सही है तो फिर लागू भी किया जा सकता है। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। तो हम आपको सिर्फ पॉलिटी के सिटीजनशिप एक्ट और आर्टिकल और क्या पहलू था उसके बारे में हमने आपको रख दिया कि क्या ये कानून था, और इसके बारे में इतने बड़े पैमाने पर जो विरोध हुआ था शाहीन बाग दिल्ली से लेकर के हर जगह पे, वो क्या विरोध था और इसकी वजह क्या थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।